हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। आज हम करने वाले स्टूडेंट यूजीसी नेट जून 2025 के लिए पेपर 1 के क्वेश्चन। पेपर 1 में आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का, यानी लोक विकास और पर्यावरण का। और यहाँ हम करेंगे आपके 50 क्वेश्चन। ये जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे ये एक मॉक टेस्ट की तरह लीजिएगा, क्योंकि हम रैपिड तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ज्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगी। यहाँ आपके 50 क्वेश्चन इस तरीके से होंगे कि जैसे आप नॉर्मली मॉक टेस्ट देते हो टाइमिंग के साथ। टाइमिंग इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकती है, बट यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि आपके जो 50 के 50 क्वेश्चन हैं वो कम समय में मैं आपको कंप्लीट करा सकूं, ताकि पेपर 1 में आपका जब कम समय लगेगा तो पेपर 2 में आप ज्यादा अधिक समय लेके आप पेपर को आराम से कर पाओगे। ज्यादा देर ना करते हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरी क्लासेस हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप क्लास ज्वाइन कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन देखें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है, यानी किसके द्वारा ऑक्सीजन के स्तर में संतुलन बनाए रखा जा सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन, बी है गैसों के औद्योगिक उत्सर्जन, सी है ऊपरी वायुमंडल में ओजोन का निर्माण, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं कि आंसर इसका क्या करेक्ट होगा। मेरे साथ साथ आप सभी भी आंसर देते जाइए, ताकि आपका भी साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहे। क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं और लाइव जो क्वेश्चन होते हैं उसके साथ साथ अगर हम मैसेज के द्वारा अपने आंसर देते जाते हैं तो वो चीजें हमें परमानेंट याद रहती हैं। यहाँ अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की, राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण और कोशिकीय श्वसन। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। जैसे मैंने कहा आज के जो मॉक टेस्ट होंगे उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होंगे, केवल क्वेश्चन आंसर होंगे। आपको रैपिड तरीके से क्वेश्चन आंसर करके अपने आप को चेक करना है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है, आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याएं मूल रूप से किसे प्रभावित करती हैं। ए है संचार और तंत्रिका तंत्र, बी है संचार और श्वसन प्रणाली, सी है मांसपेशी प्रणाली, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। यहाँ स्टूडेंट मैं बता दूं कि आपका जो सिटी इंटीमेशन जो स्लिप है वो जारी हो गई है, और आपका जो जिन स्टूडेंट का 25 और आपका 26 और आपका 27 जिन लोगों का इन डेट में एग्जाम होने वाला है उन डेट वालों के लिए आपकी जो इस सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो जारी हो गई है। तो आप लोग प्लीज देखिएगा कि आपका कहाँ कहाँ गया हुआ है। ठीक है, बहुत से बच्चों का ये भी है कि वो लोग कह रहे हैं कि जो हमने सेंटर डाला था वहां पे ना जाके अदर जगह उन्होंने मतलब सिटी दिया हुआ है हमें, बट बहुत सारे बच्चों का वहीं आया है जहां पे उन्होंने सिटी डाला हुआ था। देख लीजिएगा एक बार, आपको थोड़ा सा मालूम हो जाएगा और पहले से आप प्रिपेयर हो जाएंगे वहां जाने के लिए। देखिएगा यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका संचार और श्वसन प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, आपके ऑप्शन है यह माध्यमिक प्रदूषण है, बी है आपका यह तब उत्पन्न होता है जब हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, सी है आपका मानव में श्वसन रोगों का कारण, और आपका डी है उपरोक्त सभी। प्रश्न देखिए ध्यान से और बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर लेते हैं अपने एग्जाम तक तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन जो ए है वो भी करेक्ट है, आपका ऑप्शन बी सी ये भी करेक्ट है, यानी आपका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सभी के सामने पूछा गया है। क्या पूछा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थ की उपस्थिति का सूचक है? आपके ऑप्शन है बीओडी, बी है कार्ड, सी है दोनों यानी ए भी सही है बी भी सही है, और डी है इनमें से कोई भी सही नहीं है यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बताइएगा कि पानी की गुणवत्ता और पानी में जैविक पदार्थ की उपस्थिति का कौन सा सूचक है? इंडिकेटर पूछा जा रहा है, कौन सा सूचक है? सो वो है आपका बीओडी। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। सो ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है डेसिबल, एचजेड, फोन, वॉट या M2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते आप सभी ने पता किया ही होगा कि इसका जो राइट आंसर वो क्या है, डेसिबल है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, बट कई बार क्या होता है कि ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन भी कई बार हम गलत कर जाते हैं, तो प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र यानी थर्मल प्लांट के प्रमुख रिसाव हैं? ऑप्शन पहला है आपका SPM, बी है फ्लाई एश, सी है धुंध और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपको शायद छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन अगर मैंने ऑप्शन बड़े दिखाए तो आपका क्वेश्चन कट हो जाएगा, इसलिए मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो यहां अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, सो राइट आंसर स्टूडेंट क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका फ्लाई एश। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन बी फ्लाई एश आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप सभी के सामने पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग एवं अच्छी गुणवत्ता वाले जल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? ऑप्शन है आपके क्लोरीनीकरण, बी है धातु विज्ञान, सी है क्लाउड सीडिंग और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न देखें और बताएं कि आंसर क्या होगा। तो यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ यूजफुल एंड गुड क्वालिटी वाटर? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा आपका क्लाउड सीडिंग। ठीक है, ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन पे। 8 क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से मलेरिया का मुख्य कारण सॉरी क्या है? मतलब मलेरिया का मुख्य कारण आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला है बैक्टीरियल संक्रमण, बी है वायरस संक्रमण, सी है परजीवी संक्रमण और डी है फफूंद संक्रमण। आप जानते हैं कि जो मलेरिया है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है? एनोफिलीज जाति के मादा मच्छर के काटने से क्या हो जाता है? आपको मलेरिया हो जाता है। कभी आपको ठंडी लगेगी, कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगेगी, फिर अगर ठंडी लगेगी, ऐसे करके होता है। और इस वक्त तो आप देख ही रहे हैं कि मच्छरों की संख्या में बढ़ोतरी है। ज्यादातर मच्छर आपको देखने को मिलते हैं कूलर वगैरह चलाते हैं, लगातार पानी स्टोर होता रहता है, अगर हमने उसे चेंज नहीं किया तो मच्छर बहुत ज्यादा पनप जाते हैं। गड्ढे वगैरह में पानी वगैरह भरा है तो बहुत ज्यादा मच्छर आते हैं। सो थोड़ा सा साफ सफाई के साथ साथ मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ठीक है, थोड़ा सा गंदगी वगैरह ना रहे तो ज्यादा बेटर है। गंदगी वगैरह में भी बहुत ज्यादा जो मच्छर होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यही है, मच्छरदानी के साथ साथ मोर्टीन अलाउड जो जिसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं करिए और मच्छरों से बचिए। यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका परजीवी संक्रमण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या पूछा है आपसे? निम्नलिखित में से किसके स्तर में, यहाँ पे किसके होगा, ठीक है, किसके स्तर में वृद्धि के कारण ओजोन रिक्तीकरण होता है? ठीक है, किसके स्तर में वृद्धि के कारण ओजोन रिक्तीकरण होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ऑप्शन है जलवाष्प, बी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड।
सो ये रहा आपका क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है किसके स्तर में वृद्धि, ठीक है, किसके स्तर में वृद्धि के कारण ओजोन रिक्तीकरण होता है। सो आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए, अम्लीय वर्षा से किस प्रकार रासायनिक अपक्षय यानी अपक्षय बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा से किस प्रकार रासायनिक अपक्षय बढ़ते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आपके ऑप्शन है विलय, हाइड्रोलिसिस, सी है ऑक्सीकरण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन फिर देख लीजिए और फिर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है हाइड्रोलिसिस। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं कि मैम इनका मीनिंग क्या है, क्या समझें, तो यहाँ पे बस आप इतना करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने में आप जब क्वेश्चन बार बार वही चीजें रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे अब इस वक्त बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चक्कर में ना रहें, ज्यादा से ज्यादा जो आपने क्वेश्चन लिखे हुए हैं या मतलब जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है उनका रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। बस इतना अगर आप लास्ट मोमेंट में करेंगे तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। बहुत ज्यादा अगर आप इस वक्त डिटेल के चक्कर में या नए नए टॉपिक आप खोज रहे हैं, अगर आप इसके चक्कर में पड़ेंगे तो जो आपने ऑलरेडी जो चीजें बना के रखी हैं वो आपका क्या कहते हैं चीजें खराब हो सकती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करो, रिवीजन करो और मॉक टेस्ट दो, यही लास्ट मोमेंट में सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पृथ्वी की सतह पर या तो निकट चट्टानों के विघटन का कारण बनती है। ऑप्शन है भौतिक अपक्षय, बी है अपक्षरण, सी है रासायनिक अपक्षय और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये मैं उन लोग को बता रही हूँ जिनका एग्जाम 25 और 26 वगैरह को है। जिनका 29 तक एग्जाम है वो लोग अभी अपना डिटेल में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, लेकिन जिनका बहुत नजदीक है तो उनको तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगी कि रिवीजन कर लो, रिवीजन मत छोड़ो। जितना रिवीजन करोगे उतना बेस्ट है। मतलब जितना हमने तैयारी की है अगर हम उन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट होता है। कई बार क्या होता है हमने टॉपिक लिख रखे हैं लेकिन हम उनको रिवीजन नहीं करते, रिवाइज नहीं करते, और कई बार एग्जाम देने के बाद हमें पता चलता है यस मैंने ये टॉपिक तो लिख रखा है लेकिन मैंने इसको ठीक से पढ़ा नहीं, जिससे एग्जाम में मुझे वो चीज याद नहीं आई है। तो ये अफसोस से अच्छा है कि आप उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सो सबसे बेस्ट होगा, है ना। कुछ लास्ट मोमेंट में फुल फॉर्म वगैरह देख लो, सीक्वेंस वाले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए होम साइंस में उनको देख लो, रिसर्च अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों में आपको हेल्प करे। ऐसी चीज पढ़ो जो ज्यादा पूछी जाती है और जिनके पूछने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो वो चीज कर लोगे तो सबसे बेस्ट होगा। फुल फॉर्म तो एक दो आ ही जाती है, ये तो पक्का है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भौतिक अपक्षय। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता को कम करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है नाइट्रस डाइऑक्साइड। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्लास पसंद आ रही हो सो साथ में लाइक करते जाएं। यहाँ पे आपका जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने, नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है, ऑप्शन पहला है आंखों और त्वचा में जलन पैदा करके, बी है अस्थमा की समस्या का भी भयावह हो जाना, सी है ऑक्सीजन ले जाने की रक्त की क्षमता को कम करके और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, अस्थमा की समस्या का भी भयावह हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आप सभी के सामने पूछा गया है, ओजोन एक माध्यमिक वायु प्रदूषण के रूप में माना जाता है क्योंकि यह
ऑप्शन ए है वायुमंडल की ऊपरी परतों में है, बी है वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनी होती है, सी है उद्योगों में उत्पादित की जाती है और डी है प्रदूषण में माध्यमिक भूमिका निभाती है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जितनी सारी मैं यूनिट्स करा रही हूँ, आपका डीआई बस मैंने नहीं कराया है क्योंकि वहां पे आपको करना पड़ता है। सो ये आप खुद कर लीजिएगा। अदरवाइज जितने और सारे यूनिट्स हैं, जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च के क्वेश्चन है, आईसीटी के क्वेश्चन है और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन है, यहाँ आपका इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, ये सारी चीजें मैं लगातार कराऊंगी जब तक आपका एग्जाम है 29 तक। ठीक है। सो 29 तक आपको ये सारे जो यूनिट्स हैं, सारे टॉपिक्स हैं, उसके आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी 50-50 क्वेश्चन मैं आपको लगातार कराऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर 1 की अच्छे से तैयारी हो जाए तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और लगातार अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। यहाँ पे राइट आंसर की अगर हम बात करें, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी वातावरण में रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनी होती है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित वायु प्रदूषण है, प्रदोष नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ, कई बार टाइपिंग एरर हो जाता है। प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषकों कर लो इसको, ठीक। तो यहाँ पे निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा गाड़ियों और ट्रकों से प्रदूषण का प्रमुख स्रोत यानी महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे प्रदूषकों लिख लीजिएगा और यहाँ पे आपका ये कट जाएगा। निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा गाड़ियों और ट्रकों से प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है आपके कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हाइड्रोकार्बन, सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी है सल्फर ऑक्साइड। प्रश्न देखें, बताएं आंसर क्या होगा। यानी गाड़ियों और ट्रकों से प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आपका है हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन बी, बी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से निकलता है। ए है कारों और ट्रकों से, बी है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं से, सी है कारखाने से, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से निकलता है कहां से, कारों और ट्रकों से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, कारों और ट्रकों से। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने। प्रश्न देखें ध्यान से और फिर बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च एकाग्रता से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। ऑप्शन ए है सर का दर्द यानी सिर में दर्द होना, हेडेक, बी है चक्कर आना, सी है श्वसन की समस्या और डी है उपरोक्त सभी। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की उच्च एकाग्रता से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सो जितनी सारी समस्याएं लिखी हैं कि आपका चक्कर आना, सर दर्द, ठीक है, श्वसन की समस्या, ये सभी आपका सही होगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक, मतलब ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने। कीटनाशकों की अत्यधिक अनावृत्ति से मुख्य रूप से किसको नुकसान पहुंचता है। ऑप्शन ए है आपका अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा प्रणाली, बी है श्वसन प्रणाली, सी है मांसपेशी प्रणाली और डी है तंत्रिका तंत्र। तो कीटनाशकों की अत्यधिक अनावृत्ति से मुख्य रूप से किसको नुकसान पहुंचता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप सभी स्टूडेंट आंसर करने की कोशिश करें। यहां अगर मैं बता दूं आपको राइट आंसर अंतःस्रावी और प्रतिरक्षा प्रणाली आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीटनाशकों की अत्यधिक अनावृष्टि के कारण होता है।
ऑप्शन ए है आपका मलेरिया, बी है डिप्थीरिया, सी है कैंसर और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देख रहे हैं इस वक्त कैंसर जैसी समस्याएं, मतलब पहले तो इंडिया में इतना ज्यादा नहीं होता था, बट अब इंडिया में भी कैंसर के आपके जो मरीज है वो बहुत देखने को मिलते हैं। कहीं किसी को, कुछ लोगों को, बहुत ज्यादा लोगों को तो गुटखा की वजह से बहुत ज्यादा हो जाता है। अब गुटखा का प्रचार भी कौन लोग करते हैं? बड़े बड़े लोग, सोचो सलमान खान, अजय देवगन, है ना, जुबान केसरी। बताओ, जो इतना नुकसान करता है वही उसी का प्रचार चलता है, बताओ, हद है। तो यहाँ पे आपका क्या है? कैंसर और मस्तिष्क संबंधी समस्याएं। कहते हैं कि लोग उन लोग को देख के मोटिवेट होते हैं जो लोग कुछ हमारे लिए, मतलब कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करते हैं तो उन लोग के लिए देख के मोटिवेट होते हैं। तो हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग प्रेरणा लेके कुछ बेहतर करें, ना कि गुटखा खाएं। ठीक है, तो मैं मतलब जोक सपाट ऐसी चीज कह रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी भी है ना कि यहाँ पे देखो कैंसर के मरीज इतना ज्यादा हो रहे हैं, ऊपर से एड भी ऐसे आते हैं कि, है ना। सो इस वजह से आप लोगों ने भी देखा ही होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी है? बताइएगा। ऑप्शन ए है पैन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड, सी है सीओ और डी है सीएफसी। बताइएगा। ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी आपसे गैस मतलब रसायन पूछा गया है, आप बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखें, बताएं आंसर। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीएफसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि निम्नलिखित में से धुंध होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ लिख लो धुंध। ठीक, निम्नलिखित में से धुंध ऐसा कौन सा घटक है जो आंखों में जलन का कारण बनता है? ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से धुंध का ऐसा कौन सा घटक है जो आंखों में जलन का कारण बनता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। कुछ ऑप्शन है आपके एनओ, बी है पेन, सी है आपका सीओ और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा निम्नलिखित में से धुंध का ऐसा कौन सा घटक है जो आंखों में जलन का कारण बनता है? बताइएगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? पैन। ठीक है, ये ढूंढ नहीं है, धुंध है, धुंध। फिर मैं लिख देती हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 22 है आप सभी के सामने, पूछा गया है कीटनाशक प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कीटनाशक प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन है डीडीटी, बी है एल्ड्रिन, सी है कार्बन फास्फेट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कीटनाशक प्रत्यक्ष रूप से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा आंसर क्या होगा। सो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन बी एल्ड्रिन। ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23, पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक मुख्य रूप से डीजल ईंधन के जलने से निर्मुक्त होते हैं तथा प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए उत्तरदायी हैं? यहाँ धुंध की जगह कुछ और ही आ रहा है। ऑप्शन है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, बी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सी है कार्बन ऑक्साइड और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन से प्रदूषक मुख्य रूप से डीजल ईंधन के जलने से निर्मुक्त होते हैं तथा प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए उत्तरदायी हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। यहां मैं आप सभी को बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन वातावरण में लीड के विमोचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है डीजल, बी पेट्रोल, सी कोयला और डी उपरोक्त सभी। देखिएगा क्वेश्चन, बताइएगा आंसर क्या हो सकता है।
यहाँ बात करें इसके राइट आंसर की, राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, पेट्रोल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पूछा गया है मीथेन के अलावा लगभग सभी हाइड्रोकार्बन किस समस्या को उत्पन्न करते हैं या स्थिति को भी बिगाड़ देते हैं। ठीक है, मतलब मीथेन के अलावा लगभग सभी हाइड्रोकार्बन किस समस्या को उत्पन्न करते हैं या स्थिति को और भी बिगाड़ देते हैं। आपके ऑप्शन है अम्ल के जमाव में, बी है ग्रीन हाउस प्रभाव में, सी है फोटोकेमिकल स्माग में और डी है उपरोक्त सभी। बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, क्वेश्चन देखें, बताएं आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग में। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पूछा गया है आपसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है, दोनों एक समान हैं। क्या है, दोनों एक समान हैं। दोनों एक समान हैं। ऑप्शन ए है दोनों माध्यमिक वायु प्रदूषक हैं, बी है दोनों स्वशासन रोगों के लिए, स्वशासन नहीं भैया, श्वसन होगा। यहाँ पे आज थोड़ा सा जो टाइपिंग है इसका एरर कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ होगा आपका दोनों और यहाँ आपका होगा श्वसन। ठीक है, श्वसन होगा। तो श्वसन रोगों के लिए उत्तरदायी है, सी है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। टेंशन मत लीजिएगा, कहीं पे भी टाइपिंग एरर होगा मैं उसको करेक्ट कर दूंगी, डोंट वरी। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी मिस्टेक होगा, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा। टाइपिंग का एरर नॉर्मल बात है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, हो जाता है। मेरे में तो कभी कभी नहीं, कई बार हो चुका है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपका मीथेन है दोनों एक समान है, ये ग्लोबल वार्मिंग में क्या देती हैं, योगदान देती हैं। 27 क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पूछा गया है निम्नलिखित में से नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड के प्रदूषक का क्या स्रोत है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रदूषक का क्या स्रोत है। आपके ऑप्शन है वातावरण में प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाएं, बी है उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन का जलना, सी है औद्योगिक प्रक्रिया और डी है उपरोक्त सभी। फिर से एक बार प्रश्न देख लें और फिर बताएं कि आंसर क्या होगा। यहाँ पे बताइएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी, उच्च तापमान पर जीवाश्म ईंधन का जलना। ठीक है, बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है आप सभी के सामने कि गर्मी के मौसम में फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण प्रदूषक की स्थिति और भी अधिक भयावह हो जाने का मुख्य कारण कौन सा है। आपके ऑप्शन है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बी है लोग गर्मी के दिनों में अधिक यात्रा करते हैं, सी है गर्म तापमान प्रदूषक के अपव्यय को रोकता है और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न ध्यान से पढ़ लें, बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। अब फिर बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें राइट आंसर की, राइट आंसर है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन जो पहला है ये आपका करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय वायु प्रदूषण को कम करने से सहायक हो सकता है या कम करने में सहायक हो सकता है। छोटे आकार की कारें, कोयला से सल्फर का कम उत्सर्जन,
सी है कम ज्वलन तापमान और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा उपाय वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। सो वो है आपका कोयला से सल्फर का कम उत्सर्जन। कोयला से सल्फर का कम उत्सर्जन की वजह से वायु प्रदूषण को ये कम करने में क्या कर सकता है, सहायक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कारण है जिससे विकासशील देशों में वायु प्रदूषण एक बढ़ती हुई समस्या बन गई है। कारण ढूंढते हैं। ऑप्शन पहला है आपका बिजली का उत्पादन करने के लिए अधिक कोयला का जलना, बी है बदलती जीवन शैली, सी है पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता और डी है उपरोक्त सभी। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखें और फिर बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा अभी 20 क्वेश्चन बाकी है, हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं काफी कम समय में, ठीक है। सो 20 क्वेश्चन भी अपने समय से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे बताइएगा आंसर क्या होगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी बिजली का उत्पादन करने के लिए अधिक कोयला का जलना, बदलती जीवन शैली और सी है पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता। चलिए 31, निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का मुख्य कारण या कारक क्या है। सीवेज पानी, अम्लीय वर्षा, औद्योगिक प्रदूषण और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो स्टूडेंट को और भी मॉक टेस्ट करने हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दी है। वहां पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो मैंने पहले भी कराए हुए हैं। अगर आप उनको भी कर लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। एंड ये भी है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने कराया हुआ है, सो आप उनको भी कर सकते हैं। तो साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हेल्प करता है। बस जरूरत ये होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, मतलब थोड़ा सा ऑप्शन को भी समझ लें तो ज्यादा बेहतर होता है। कई बार ऑप्शनों से आने वाले समय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा आपका सीवेज पानी। क्या होगा आपका, सीवेज पानी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन जल निकायों में ऑक्सीकृत की कमी का कारण बनता है। ऑप्शन ए मछली, बी मनुष्य, सी सूक्ष्मजीव और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल निकायों में ऑक्सीकृत की कमी का कारण बनता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑक्सीकृत नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन होगा, ठीक। यहाँ पे बता दें इसका जो राइट आंसर वो है सूक्ष्म जीव, ठीक है। यानी जल निकायों में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है सूक्ष्म जीव, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये पहले भी पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। मेनिंजाइटिस, डी है डायरिया, सॉरी सी है डायरिया और डी है हैजा। तो जल जनित रोग के बारे में आपसे पूछा गया है। ब्लू बेबी सिंड्रोम है, मेनिंजाइटिस है, डायरिया है और हैजा है। आपको बताना है कि जल जनित रोग कौन सा है। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा हैजा। हैजा क्या है, आपका जल जनित रोग है, ठीक है। चलो 34 आपका क्वेश्चन है, पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय तटीय इलाकों में जल का मुख्य प्रदूषक कौन सा है। तेल का फैलना, नगर निगम के सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट या फिर एरोसोल्स। तो तटीय मतलब भारतीय तटीय इलाके में जल का मुख्य प्रदूषक कौन सा है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ मैं आप सभी को बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, औद्योगिक अपशिष्ट आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। औद्योगिक अपशिष्ट आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे
कि निम्नलिखित में से किसके कारण से भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का अधिकतम उत्सर्जन होता है। आपके ऑप्शन है कोयला, बी लकड़ी, सी अपशिष्ट के जलने से और डी है सब्जी अपशिष्ट उत्पाद। तो भारत में ईंधन स्रोतों से प्रदूषकों का अधिकतम उत्सर्जन होता है। आंसर है आपका लकड़ी, वुड, वुड वुड वुड, लकड़ी लकड़ी। ठीक, चलिए लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन है मीथेन, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ओजोन और डी अभ्रक। तो कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ठीक है, बताइएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ओजोन। ओहो वेट, ओजोन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आप कर लीजिएगा प्राइमरी। ठीक, चलो 37 है आपका, पूछा गया है निम्नलिखित में से शून्य डेसिबल क्या है। शून्य डेसिबल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके श्रवण के लिए प्रारंभिक बिंदु, बी है शारीरिक दर्द के लिए प्रारंभिक बिंदु, सी है जहां कोई ध्वनि तरंगे नहीं होती हैं और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपसे पूछा गया है कि शून्य डेसिबल क्या है। शून्य डेसिबल आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर है आपका श्रवण के लिए प्रारंभिक बिंदु, यानी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लिसनिंग। क्वेश्चन है आपका 38, पूछा गया है निम्नलिखित में से हरा मफलर शब्द किस प्रकार के प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, परमाणु प्रदूषण या फिर ध्वनि प्रदूषण। सो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बताइएगा आंसर क्या होगा। यहाँ पे ये जुड़ा है आपका ध्वनि प्रदूषण से, नॉइस पोल्यूशन से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 39 आप सभी के सामने। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक घटना है जो कि प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग, पारिस्थितिकी संतुलन, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव और डी है आपका मरुस्थलीकरण। बताइएगा कौन सी प्राकृतिक घटना है जो कि प्रदूषण के कारण हानिकारक हो जाती है। सो वो है आपका ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन है आपका जानवर की हड्डियां, बी है नायलॉन, सी है ऊन और डी है बरगद के पेड़ के पत्ते। और क्वेश्चन पूछा गया आपसे कौन सा गैर बायोडिग्रेडेबल है, बताइएगा। आंसर है आपका, क्या आंसर होगा आपका, नायलॉन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, नायलॉन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन के उपयोग से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सो ऑप्शन है पेट्रोल, बी डीजल, सी सीएनजी या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता दोगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। सो यहाँ हम बात करें तो सीएनजी,
जिसका इस्तेमाल अब आजकल काफी मात्रा में होने लगा है। हर गाड़ी में आपको सीएनजी दिखती है और यहाँ पे सीएनजी में थोड़ा सा फायदा रहता है। चलो, प्रदूषण का प्रदूषण नहीं होता है और कम दाम में भी हो जाता है। अब तो ये भी महंगी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य सूचक है? सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य सूचक पूछा गया है। नीली हरी शैवाल, बी है लाइकेन, सी है ई कोलाई और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य सूचक है, सो वो है आपका लाइकेन। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लाइकेन आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आप सभी के सामने क्वेश्चन, पेट्रोल आपका इंजन किस प्रकार के गैसीय ऑक्साइड उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है सल्फर, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस और डी कार्बन। तो हम रैपिड तरीके से कर रहे हैं ना स्टूडेंट, जल्दी जल्दी। सो जल्दी जल्दी हमारे क्वेश्चन 43 हो गए हैं। बस ये एक तरीके से ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब अगर आपने इन क्वेश्चनों को पहली बार देखा है तो इसी बहाने आप इन क्वेश्चनों से परिचित हो जाएंगे, और अगर आप इन क्वेश्चनों को पहले भी कर चुके हैं सो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यहां बात करूं सो राइट आंसर है नाइट्रोजन। बगल से ट्रेन निकल रही है मेरे, आवाज आई होगी आपको, है ना। सो नाइट्रोजन इसका राइट आंसर है। चलो, मिस्ट के निपटान के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जलन, खाद बनाना, पहाड़ी क्षेत्र में डंपिंग और डी है भस्मीकरण। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका खाद बनाना। ऑप्शन बी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मुख्य पर्यावरण समस्या नहीं है जो नाइट्रोजन चक्र में मानवीय है अब क्षेत्र से उत्पन्न होती है? क्वेश्चन मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी मुख्य पर्यावरण समस्या नहीं है जो नाइट्रोजन चक्र में मानवीय आपका यहाँ पे हस्तक्षेप होगा, हस्तक्षेप से उत्पन्न होती है। आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण ग्लोबल वार्मिंग, बी है अम्लीय वर्षा, सी है न्यूट्रोफिकेशन और डी है ओजोन रिक्तीकरण। बताइएगा। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका डी, ओजोन रिक्तीकरण। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। तो ग्रीन हाउस गैस के नाम आप सभी को पता होने चाहिए कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। सो यहाँ पे देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कौन सी नहीं है सो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या अधजले कार्बन कणों के कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है कार्डियक समस्या, श्वास की समस्या, गले की समस्या या फिर त्वचा संक्रमण। बताइएगा। क्वेश्चन है कि कौन सी समस्या अधजले कार्बन कणों के कारण उत्पन्न होती है? सो वो उत्पन्न होती है आपकी श्वास की समस्या, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। चलिए 49 है आपका। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में सही है? ऑप्शन है यह मुख्य रूप से ईंधन के अधजले दहन की वजह से उत्पन्न होती है, बी है यह पेट्रोल इंजन में अधिक प्रत्यक्ष रूप से होती है, थर्ड है आपका यह लंबी अवधि के जोखिम के बाद मतली पैदा कर सकती है या सकता है। कोड नीचे दिए हुए हैं, आपको बताना है आंसर क्या होगा। कौन सा कथन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में सही है? सो यहाँ आपके जो तीनों स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही होंगे। ऑप्शन जो आपका राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से
शरीर के कौन से अंग की जोखिम के प्रारंभिक दौर के दौरान परमाणु विकिरण से प्रभावित होने की सबसे अधिक संभावना होती है? ऑप्शन है त्वचा, बी हड्डियां, सी अस्थि मज्जा और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका अस्थि मज्जा, ठीक है, बोन मैरो आपका राइट आंसर है। सो ये रही आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप स्टूडेंट आपने एंजॉय किया होगा। यहाँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे मिले हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं डाले हैं जो एग्जाम में देखने को ना मिले। यहाँ पे जितने भी हमने क्वेश्चन आज के सीरीज में किए हैं वो 50 के 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इनको ध्यान पूर्वक अच्छे से चाहो तो दोबारा भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। रैपिड तरीके से देख लेना, स्पीड बढ़ा देना, लेकिन देख जरूर लेना दोबारा भी, ताकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप जल्दी से फास्ट तरीके से कर पाओ। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन जब हमने देखा होता है ऑलरेडी, सो कहीं ना कहीं माइंड में वो चीजें क्लिक करती हैं और हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। सो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।